वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। कोरोना काल में हम सभी ने मिलकर अथक प्रयास किए, यही कारण है कि आज दूसरी लहर से जीतने में हम कामयाब रहे और तीसरी लहर की तैयारी पूरा देश कर रहा है। इस बीच हम आप तक हर जिले को लेकर जानकारी पहुंचा रहे हैं। तीसरी लहर से लड़ने के लिए क्या तैयारियां हैं, इस बाबत जानकारी को पुख्ता कर रहे हैं। आज हमारे साथ दातागंज से विधायक खुद जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए, दातागंज के विधायक राजीव कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला, हमें वक्त दिया। नमस्कार, कैसी हैं? बढ़िया सर। अब सबसे पहला सवाल यही है कि हमने जब दूसरी लहर को देखा तो स्थिति बहुत विकराल थी। बदायूं का भी अगर जिक्र करते हैं तो उस जिले में भी लगातार स्थिति भयावह होती हुई नजर आई। और अगर उनके क्षेत्रों का जिक्र करें तो उसमें दातागंज, क्योंकि यहाँ पर देहात इलाका भी पड़ता है, तो स्थिति लगातार संकट में ही नजर आई थी। व्यवस्थाओं की कमी थी, ऑक्सीजन की आपूर्ति में बहुत वक्त लग रहा था। तो ऐसे में जब दूसरी लहर से निपट चुके हैं तो तीसरी लहर से लड़ने के लिए पहले से क्या व्यवस्थाएं कर ली हैं? हम लोगों ने तो जब से ये कोरोना वैश्विक महामारी का अपने देश में आई है, जी उसी समय से हमारी सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जो गाइडलाइन बनाई थी और जो इसके निरोधात्मक उपाय किए थे, हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, चाहे विधायक हैं, एमएलए हैं, चाहे हम बूथ के कार्यकर्ता, जी हम लोगों ने तन मन से लगकर उस गाइडलाइन का पालन करके अपने देशवासियों को बचाने के लिए जो अच्छे से अच्छा हम लोग कर सकते थे, पूरा सहयोग देकर, चाहे गांव में बाहर से आने वाले श्रमिकों की व्यवस्था की हो, उनके खाने की, भोजन की व्यवस्था की हो, उनको जूते चप्पल की व्यवस्था की हो, इवन गांव में राशन के पैकेट बनवाकर उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की। सारी व्यवस्थाओं में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने देश और प्रदेश की जनता के लिए इस संकट से उबारने में अपना तन मन धन का सहयोग दिया। और मुझे ये कहने में भी कोई बुराई नहीं है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी कि इस महामारी में इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर बिना अपनी जान की परवाह किए कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने देश और प्रदेशवासियों को जो आर्थिक और सहायता और मदद कर सकते थे, चाहे वो दवाई की हो, किट की हो, ऑक्सीजन की हो, अस्पताल में भर्ती करने की हो, इसके साथ साथ खाने पीने और रहने की भी व्यवस्थाएं हम और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता शुरू से करते रहे हैं। और इसी की वजह से आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के प्रबंधन की वजह से और इस देश की बहुत बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से इन दोनों लहरों में हमने बढ़कर काम किया और देश को बचाने का काम किया जी। और जहां तक आप तीसरी लहर की बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि आज हम और हमारा देश आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इससे लड़ने का इतना हम काम आगे बढ़ चुके हैं। कोविड की लड़ाई में, कोविड को कंट्रोल करने में सारे इंस्ट्रूमेंट, सारा ऑक्सीजन, सारी दवाएं, सारे बेड, हॉस्पिटल और यहाँ तक कि आगे की जो भी आवश्यकताएं हैं इस लड़ाई लड़ने में, वो सब हमारे देश में अब अपने आप यहाँ उत्पादन होने लगी है और काफी बड़ी संख्या में। अभी हमने 3-4 दिन पहले जो कोविड के 1 साल से 10 साल तक के बच्चे हैं उनको इससे मजबूती देने के लिए दवाओं की किट का वितरण किया है जी। हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाके जनता को प्रोत्साहित करके उनको वैक्सीनेट कराने की अपील की है और हर सेंटर पे गए। मेरी विधानसभा में मैंने अपनी समड़ेर सीएससी को गोद लिया और वहां पर उस समय ऑक्सीजन की समस्या थी, तो मैंने अपने मित्रों से कहकर अपने संसाधनों से वहां पर 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समड़ेर में रखवाए। अच्छा, आमतौर पर ये देखा गया है जब हम सीएचसी, पीएचसी या कोविड सेंटर का जिक्र करते हैं तो वहां पर बेड की भी कमी महसूस की गई, ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई। आपने बताया कि आपने उन चीजों को मुहैया करवाया है समय रहते। आप सुने एक मिनट जी। हमने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दातागंज सीएचसी पे रखवाए, हमने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मियाऊ सीएचसी पे रखवाए, हमने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भुसावल सीएचसी को दिए। मतलब अपनी विधानसभा की किसी सीएचसी को ऐसा नहीं छोड़ा कि जहां पर प्राथमिक उपचार के लिए अगर कुछ कम लोग आते हैं तो उनको ऑक्सीजन का अभाव ना हो, तो दवाओं का अभाव ना हो, इस तरीके की पूरी व्यवस्था। अच्छा, अगर अब हम आगे की बात करें, तीसरी लहर का जिक्र करें,
एम्स के डॉक्टर विशेषज्ञ बता रहे हैं अक्टूबर से लेकर अक्टूबर तक इस लहर का असर पड़ सकता है, असर बच्चों पर होगा। तो ऐसे में क्या वेंटिलेटर्स की पर्याप्त पूर्ति वहाँ पर की गई है, इंतज़ाम कर लिए गए हैं पहले से? इसके साथ साथ जो दवाइयाँ बच्चों तक पहुँचनी चाहिए, आप बता रहे हैं कुछ किट्स बांटी हैं, इसके अलावा अस्पताल में डॉक्टर्स की नियुक्ति, पीडियाट्रिशियंस की नियुक्ति, बड़े स्तर पर जो बच्चों से जुड़े हुए डॉक्टर हैं उनकी नियुक्ति करने की आवश्यकता भी है, क्या उस पर खास ध्यान दिया गया? देखिए मैडम, आप ये तो समझ ही रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ, जी, योगी जी के नेतृत्व और आदरणीय मोदी जी के निर्देशन में हमने इनको सबको पूरा करने का प्रयास किया। और आज यही कारण है कि लहर के आने से पहले हमने सारी सीएचसी में बच्चों को इससे बचाने के लिए दवाओं की किट बनवा के वितरण करने का कहा जी, और ये मैं आज आपके चैनल पे बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूँ जी, कि आज आप इंटरव्यू में मुझसे पूछ रही हैं, लेकिन ये कार्य तो मैं 5-6 दिन पहले कर चुका हूँ, जिसकी आप फेसबुक पे और कई जगह देख सकते हैं कि जहां हमने 3-4 सीएचसी में ये बच्चों की इससे बचाव के लिए दवाओं की किट का वितरण किया है। हमारे सारे लोग लगे हुए हैं। हमने हर जगह पर ये प्रयास किया है कि सारी सीएचसी पर कम से कम प्राथमिक उपचार हेतु ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि छोटी छोटी उस पर ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लग सकते जी। तो हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की। अच्छा, अगर हम आपके विधायक निधि का जिक्र करें तो 2 साल का वक्त हो गया, आपने किस तरीके से अपनी विधायक निधि का कोरोना काल में इस्तेमाल किया? नहीं, ये कंसंट्रेटर हमने अपने और अपने मित्रों को पूछा। विधायक निधि से हमने इसमें अभी नहीं किया। हमने जब पहली बार ये आया था कोरोना, तब हम लोगों ने 10-10 लाख रुपया सीएमओ के डीएम के माध्यम से इनके उपचार पे जो भी उपकरण खरीदने उनको दिए जी। उसके बाद जब हमारी सरकार ने कहा तो हमने उसमें फिर तनख्वाह और कुछ महीने की वो भी दी थी, सैलरी भी, वो सरकार के स्तर से हुआ है। यहाँ पर जितने गाँव में हमने चाहे पैकेट में राशन दिया हो, गेहूं चावल और दाल के रूप में, तेल और नमक सब्जी के रूप में, चाहे हमने एकदम खाना भिजवाया है, हमने और जितनी व्यवस्थाएं की हैं वो हम और सब सामाजिक सहयोग से की। और हमारे कहने के बाद हमारे सारे कार्यकर्ता और हमारे जो व्यापारी वर्ग, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका भी बड़ा सहयोग रहा है। अच्छा, आम जनता से संवाद स्थापित करना एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है प्रशासन के लिए भी और इसके साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी। ऐसे समय में विधायकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, आप उनके बीच से निकले हुए उनके प्रतिनिधित्व हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जाती है कि शायद आपसे और जनता के बीच में जो एक संवाद स्थापित करने की जो प्रक्रिया होगी वो बहुत बेहतर होगी। तो ऐसे में किस तरीके से आपने संवाद स्थापित किया? लोग आपके पास पहुंच रहे होंगे, क्या आपने भी टीम्स बनाकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश की? नहीं, आप मेरी फेसबुक देख सकती हैं। हमने लगभग कोरोना कार्यकाल में हर दिन अथवा दूसरे दिन गांव में जाने का काम किया। एक गाइडलाइन के नियम के तहत हमारे लोग हमारे कार्यालय पे थे, हमने अपने फोन नंबर दे रखे थे जी। कम से कम 8-10 फोन नंबर जारी किए थे, सारी फेसबुक पे हैं, सारे पर पोस्टर लगे हुए हैं। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत इन नंबर पे संपर्क करें। और जहाँ भी समस्या आई, मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने सभी लोगों का समस्या का समाधान किया, लेकिन अधिक से अधिक लोग या जहां तक हम जा सकते थे हमने करने का प्रयास किया। और अपने क्षेत्र में मुझे बड़ा हर्ष भी है कि चाहे वो सरकार की सहायता हो, चाहे सभी डॉक्टर्स का योगदान रहा, इस क्षेत्र का सौभाग्य रहा, हमने अधिक से अधिक इस पे कंट्रोल करके उसको रोकने का काम। अच्छा, डॉक्टर्स की और खास तौर पर सीएचसी पीएचसी की मदद आपने कैसे की? क्या आपकी तरफ से दौरे किए गए, निरीक्षण आपने किया कि क्या स्थिति बन रही? क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर संभव हो सके तो सभी विधायक किसी सीएचसी पीएचसी को गोद भी ले लें और इसके साथ ही वहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए समय समय पर निरीक्षण करते रहें, समीक्षा करते रहें। तो आपकी तरफ से उस दिशा में कोई काम हुआ? हाँ, मैंने बताया ना कि मेरे विधानसभा की समरेर सीएचसी को मैंने गोद दिया है, जहाँ पर 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैंने रखवा रखे हैं। इसके अलावा वहाँ कुछ बेड्स की व्यवस्था की है, उसकी रंगाई पुताई की व्यवस्था की। वहाँ पर जो भी कोरोना से संबंधित उपकरण की व्यवस्थाएं होंगी उनको हम अपने साधन संसाधन से, अपने मित्रों के सहयोग से, अपने समाज के लोगों के सहयोग से उस अस्पताल में पूरी समस्या समाधान करने का प्रयास करेंगे और एक बेहतर उपचार यहाँ पर इस रोग से संबंधित लोगों को मिल सके, ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और वहीं नहीं,
समरेत तो एक मैंने गोद लिया है, लेकिन मैं अपनी विधानसभा की सारी पीएसटी और सीएसटी पर इस तरीके की व्यवस्था करना चाहता हूं जी। कि जिससे अगर आगे आने वाले समय में ईश्वर न करे कि ये लहर आवे, अगर आएगी तो हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अपनी जनता के सहयोग से इस पर विजय प्राप्त करने का काम करेंगे। अच्छा, दूसरी लहर आकर चली गई, स्थिति बहुत भयावह रही, बहुत विकट परिस्थितियां रही, कितने ही जान का नुकसान भी हुआ। ऐसे समय में बतौर विधायक सबसे ज़्यादा परेशानी किस मामले को लेकर के उत्पन्न हुई? जब आप व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा परेशानी बतौर विधायक आपको कहाँ महसूस हुई कि अगर ये चीज़ ठीक होती तो शायद काम और आसान हो जाता? नहीं, इसमें दो राय नहीं है कि स्थिति बहुत भयावह थी और बड़ी तेजी से इसका जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया थी वो काफी तेज थी। ऐसे समय में लोगों को इलाज की सुविधा दिलवाना, ऑक्सीजन दिलवाना, जी। बेड दिलवाना, इसमें काफी परेशानी आ रही थी। लेकिन मुझे बड़ा हर्ष भी है कि हमारे मेडिकल कॉलेज बदायूं में लगभग 100 से अधिक वेंटिलेटर थे और वहां पर बेड जैसे ऊपर जिन हॉल्स में वो नहीं चल रहा था उनका, तो उनमें बढ़ाने का काम किया हमने अपने सारे विधायकों के साथ बैठकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कि यहाँ पर बेड्स बढ़ा दिए जाए, यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वो दवा की व्यवस्था हो, अधिक से अधिक करने का प्रयास किया। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बड़ा कष्टकारी समय था और सारे लोगों को संविधाएं मैं समझता हूँ हो सकता है न मिली हो, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को सुविधाएं दिलाकर उनको स्वस्थ बनाने का काम हमारी सरकार, हमारे संसाधनों ने किया है। मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि इस भयावह बीमारी में, इस वैश्विक लड़ाई में हम सब लोग मिलकर कोविड की गाइडलाइंस का पालन करेंगे और जो सरकार ने दवाएं और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया उसको आगे तक ले जाएंगे। यदि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हम लोग से बहुत अधिक बचाव कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी विधानसभा के बारे में बताने के लिए और साथ ही साथ ये जानकारी भी देने के लिए कि दातागंज किस तरीके से दूसरी लहर से निकलकर बाहर आया और अब तीसरी लहर को लेकर तैयार है। मैं धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस जानकारी को शेयर करने का काम किया है जी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरी पार्टी के सारे कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं और जहां भी जो भी इन सीमित संसाधनों में हम लोग करने का प्रयास करेंगे कि हम अपने क्षेत्र की जनता को कहीं कोई परेशानी ना आने दें जी। और ईश्वर हमारी मदद करेगा, सब लोग मिलकर इसका मुकाबला करेंगे, उस पर विजय प्राप्त। चलिए, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आप इसी तरीके से काम करते रहिए। तो दातागंज में किस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई और तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारियां हैं प्रशासन की और राज्य सरकार की, उस बारे में जानकारी खुद विधायक राजीव कुमार सिंह जी हम तक पहुंचा रहे थे। खैर, इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।